बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्टिव चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने इंतहाई अहम तरीन कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ, कुछ करप्शन की स्टोरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें नाज़रीन पहले हम बात करेंगे जो अभी हालिया बजट जो है वो 2025 का पेश किया गया है, उसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है पब्लिकली, और बहुत ही कुछ दिलचस्प किस्म की खबरें जो सी हैं वो सामने आई हैं, वो भी हम सामने रखेंगे आपके। इसके अलावा नाज़रीन कुछ चोलिस्तान के हवाले से हम एक दफ़ा फिर आपको अहम तरीन कुछ खबरों से आगाह करेंगे। कुछ करप्शन के भी मामलात सामने आए हैं, संजीदा मामलात हैं जिसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि उनके जो कारकर्दगी के मामलात हैं, उनके जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट है, उसको आइंदा किस मेयार के साथ उसे वो परखा जाएगा। कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ अहम स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको हम तफसील से आगाह करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं बजट 2025 के हवाले से। जब से ये बजट पेश हुआ है नाज़रीन, उसके बाद से जितनी तनकीद और जितने आड़े हाथों इस बजट को लिया गया है, मेरे ख्याल में पिछले कई सालों के बजट्स में इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया, जिसमें पब्लिकली भी सरकारी तौर के ऊपर जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से भी, पॉलिटिकल जमातों की जानिब से भी, और ख़ुद कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से भी इसको कोई इतना अच्छा जिसे कि बजट करार नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद है नाज़रीन। लेकिन हैरान कुन बात यह है नाज़रीन के कुछ खबरें ऐसी जो सी है वो शाया हुई हैं, जो आपके हम सामने रखते हैं, जो बड़ी दिलचस्प भी हैं, और इसमें इस बजट के हवाले से कुछ जो उनसे हक़ायक़ हैं वो भी बयान किए गए हैं नाज़रीन। एक तो नाज़रीन जो सबसे अहम चीज़ है इसमें बताई गई है, खबर जो छपी है वो ये है कि पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से तजावज़ कर गया। जी नाज़रीन, ये जो ख़बर है नाज़रीन, इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे जो ये बजट के अदाद व शुमार हैं इसकी असल में हकीकत क्या है। क्योंकि नाज़रीन आपको जैसे कि पता है कि जितना भी कर्ज़ा इस वक्त इस मुल्क के ऊपर हमारी जिसे कहें कि पूरी कौम के ऊपर ही जिसे कहें वो चढ़ा हुआ है, इसकी जो अदायगी है वो हर साल बजट से की जाती है। जो बजट अनाउंस होता है, जितना भी बजट मुख्तस किया जाता है, उसका 50% जो है नाज़रीन वो जिसे आप कहें कि कर्ज़ों की अदायगी के अंदर, सूद की अदायगी के अंदर जो है वो दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा फिगर आप देख लें कि ये मुल्क जो सा है ये किस तरीके से इस वक्त जिसे कहें कि कर्ज़ों के दलदल में फंसा हुआ है। और हमारा ये मुल्क नाज़रीन बदकिस्मती से कई सालों से कर्ज़े लेकर चलाया जा रहा है, और उन्हीं कर्ज़ों से जो पिछले कर्ज़ हैं उनकी अदायगी होती है, उनके सूद अदा किए जाते हैं। तो इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या होगी। दूसरा, इस बजट के हवाले से एक और चीज़ जो आपको सामने रखेंगे जो इससे रिलेटेड है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान में 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। जी नाज़रीन, ये भी एक अहम तरीन जिसे कहें कि फिगर सामने आया है कि तकरीबन 50% जो इस वक्त हमारे मुल्क की आबादी है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिनको 3 तो छोड़े 2 वक्त का खाना या 1 वक्त का खाना भी जो से मुश्किल से नसीब होता है। और इस हाल के अंदर ये बजट आया है नाज़रीन, और इस बजट के जो हुकूमती दावे हैं वो बड़ी जिसे कहें कि गैर संजीदा किस्म के ही हम कह सकते हैं, या उसे हम बज़ाइया ही कह सकते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये बहुत ही अवाम दोस्त किस्म का बजट है। लेकिन हक़ायक़ जो उनसे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स है नाज़रीन। और इसी हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान सामने आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। जी नाज़रीन, इस बजट के बाद वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल कह सकते हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। लेकिन शायद पाकिस्तान की आवाम इस जहाज़ में जो टेक ऑफ हो रहा है उसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ मुल्क की अशराफिया
جو ان سی ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے، وہ اس جہاز کے اندر بیٹھی ہے، یا جو ہمارے جسے آپ کہیں کہ پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے وزراء ہے، جو کابینہ ہے، جو ہمارے اسپیکر ہیں سینٹ کے ہوں یا وہ قومی اسمبلی کے، ان کے جو جس طریقے سے مالی حالات بہتر بنائے ہیں اس حکومت نے، اور جتنی ان کی تنخواہوں میں جو ان سے وہ ہوشربا قسم کا اضافہ کیا ہے، اس سے واقعی لگتا ہے کہ یہ ملک جو ان سے ہے یہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے۔ اور ساتھ ہی وہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے معاشی میدان میں آگے نکلنا ہے۔ جی ناظرین، یہ بھی اب ضروری ہے، لازمی بات ہے کہ جب ہمارا ملک اتنا معاشی طور کے اوپر سٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ ٹیک آف کرنے جا رہا ہے، اور ہم تمام قرضوں کی اس سے جو ہے وہ بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں، اور اب ہماری معاشی پوزیشن بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے، اور ہمارے نیچے جو عوام ہے وہ انتہائی خوشحال ہے، اور اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو مبارکباد دے رہی ہے۔ تو بس کمال ہے ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات جو زمینی حقائق ہیں وہ اسے جسے کہیں کہ آنکھیں بند کرنا یا اسے انحراف کرنا قطعی مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کے سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام کی اس وقت چیخیں نکلی ہوئی ہیں اس بجٹ کے بعد، کوئی ریلیف جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ نہیں دیا گیا ناظرین۔ اور اگر ہم سرکاری ملازمین کی بات کریں، گو کہ ان کی تو ویسے ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یا ان کی جو ایک جسے کہ ناراضگی ہوتی ہے وہ ہر بجٹ میں ہی ہوتی ہے، اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 100%، 50% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، گو کہ وہ بھی ایک جسے کہیں کہ غیر منصفانہ قسم کا ان کا یہ ہوتا ہے، کلیم ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے ہم جس مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے ہمیں اتنی ہی توقع کرنی چاہیے کہ جتنی یہ بوجھ جو ہے وہ حکومت اٹھا سکے، حکومت کا خزانہ اٹھا سکے۔ لیکن بہرحال ناظرین، یہ جو بجٹ ہے یہ انتہائی جسے کہیں کہ مشکل ترین بجٹ جو سے قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سخت تنقید ہے، بہت سخت جسے کہیں لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، عوامی طور کے اوپر بھی، سرکاری طور کے اوپر بھی، اور پولیٹیکل جماعتیں تو اس کو ویسے ہی جو اپوزیشن کی ہے وہ اس کو آڑے ہاتھ لے رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال جو سی ہے یہ افسوسناک ہے۔ ایک طرف ملک کے اتنے مشکل حالات ہیں، معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ناظرین جو ہے وہ تنخواہیں جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کی بڑھائی جاتی ہیں، 800% تنخواہیں بڑھا دی گئی تھی پہلے، اور اب جو معاملہ ہوا ہے چیئرمین سینٹ اور چیئرمین اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ناظرین، وہ تو بالکل ہی حیران کر دینے والا معاملہ ہے۔ اور ابھی پتہ لگا ہے، معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے لازمی بات ہے اس جو تنخواہ بڑھائی گئی تھی ان غریب لوگوں کی، جن کے گھر کے حالات بڑے جو ان سے ہیں وہ مشکل ہوئے تھے، ان کی فیملیز کے لیے بڑی مشکلات تھیں، 3 وقت کی روٹی ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے حکومت نے جب اتنا کچھ سوچا ہے تو اور جب یہ فیصلہ کیا ہے تو لازمی بات ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہو۔ لازمی بات ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ نوٹس میں بات تھی، تمام حکومت کے نوٹس میں بات تھی، کتنے دنوں سے جو ان سے اس کے اوپر میڈیا چیخ کر بول رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن آج وزیر اعظم پاکستان جو ان سے انتہائی ہمارے جو ان سے ہے وہ معصوم وزیر اعظم پاکستان ہیں، جن کے نوٹس میں یہ معاملہ اب آیا ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ چپ چپیتے جو ہے اجلاسوں کے اندر اس کی منظوری لی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے چیئرمین سینٹ سے بھی، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں یا جن کی تنخواہیں بڑی ہیں ان سے بھی وضاحت مانگی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو اب یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، وہ غریب لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے کندھے پر پورے ملک و قوم کا بوجھ جو ان سے وہ ان کے اوپر ہے، تمام معاملات جو ان سے وہ چلا رہے ہیں، پورے ملک کو وہ چلا رہے ہیں، ہر معاملے میں ان کی بڑی ہی اعلیٰ قسم کی کارکردگی ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی کہیں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا کہ شاید جو انڈیا کے رافیل 6 گرائے گئے تھے وہ بھی
इन्हीं लोगों की इसमें काविश और कारकर्दगी शामिल थी। तो ये कौम के साथ एक मजाक है नाजरीन, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और इसके बाद अब आगे पंजाब का और सूबों का बजट जो है वो आने जा रहा है, तो जो कसर अगर फेडरल की तरफ से रह गई है, हम उम्मीद करते हैं कि कम अज़ कम सूबाई हुकूमतें वो पूरी नहीं करेंगी, बल्कि रिलीफ देंगी आवाम को, और किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं होगा, किसी किस्म की ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी जिससे मज़ीद आवाम को, कारोबारी लोगों को और हर किस्म के तबके को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये अब एक जिसे कहें कि आजमाइश है। ख़ास तौर पे हम बात करें अगर हुकूमत पंजाब की, तो वज़ीर आला पंजाब जो सी हैं वो एक तरफ बहुत से इनिशिएटिव ले रही हैं पंजाब के हवाले से, बहुत सी अपनी जो वो कारकर्दगी का वो मुजाहरा कर रही हैं, और जिसकी तशहीर जो सी है वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। तो ये उनके लिए भी, उनकी टीम के लिए भी एक चैलेंज है कि इस वक्त जो कौम है, जो अवाम है, वो बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। बहुत जिसे कहें कि मुश्किल माशी हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं, नौकरियां नाम की नहीं हैं, रोज़गार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जो अखराजात हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ना ही तालीम, ना ही सेहत, ना ही दीगर घर के मामला चलाना अब जो है वो आसान रह गया है। तो ऐसे हालात में हुकूमत पंजाब जो सी है उससे हम तवक्को करेंगे, और दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे भी हम तवक्को करेंगे कि वो अपने सूबाई बजट के अंदर जो है वो आवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो ये था नाज़रीन बजट के हवाले से कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब हम नाज़रीन आते हैं कुछ ख़बरों की जानिब से, जो इंतहाई अहम तरीन कुछ हमारे पास ख़बरें हैं, कुछ स्कैंडल्स हैं नाज़रीन, जो हमारे चोलिस्तान के हवाले से हैं, जो ये बहावलपुर डिवीज़न के साथ मुल्हका चोलिस्तान है नाज़रीन। इसके हवाले से हम पहले भी बहुत दफ़ा व्लॉग में आपको मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में बता चुके हैं। इधर कब्ज़ों के हवाले से भी बहुत कुछ बताया आपको, करप्शन के मामला भी बताए, इधर जो नवाब बहावलपुर की फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ के जो मामला था जो अभी तक चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको हम आगाह करते रह गए। वज़ीर आला की जानिब से बहुत सी रिपोर्ट्स जो सी है वो भिजवाई गई, जो इधर क्रिमिनल्स की मौजूदगी के हवाले से, कब्ज़ा माफिया के हवाले से थी, वो भी आपके सामने हमने रखी। अब एक तो नाज़रीन हम चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बात करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की जानिब से एक मरासला जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो सी है तमाम रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन होने जा रही है। जी नाज़रीन, एक किस्म का आप इसे ऑडिट कह लें या इंस्पेक्शन कह लें, ये मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि ये किन किन चीज़ों का, किन किन रिकॉर्ड का जो से ये इंस्पेक्शन की जाएगी। उसमें लैंड अलॉटमेंट, पास्ट एंड करंट, जितनी भी अलॉटमेंट्स के मामलात हैं इसमें बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ, बहुत सी करप्शन के मामलात आते हैं नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो उनसे करप्शन के केसेस बनते हैं। तो ये अब इंस्पेक्शन होने जा रही है, ये तमाम रिकॉर्ड उनसे जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद लीज़ एग्रीमेंट एंड रिलेटेड फाइल्स, जितनी भी लीज़ के ऊपर ज़मीनें दी जाती हैं, बेशुमार हज़ारों लाखों एकड़ में जो है हमारे चोलिस्तान के अंदर लीज़ के ऊपर भी ये दी जाती हैं, तो उसका भी सारा रिकॉर्ड चेक होगा, उसका भी पूरा उन्होंने कहा कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो इंस्पेक्शन टीम के सामने आपने रखना है। ऑक्शन ऑफ लैंड और एसेट्स, जितनी नीलामियाँ होती हैं चोलिस्तान के अंदर और या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर, उनके हवाले से भी जो है ये सारा कुछ देखा जाएगा। कलेक्शन ऑफ लीज फीस, फाइन्स एंड गवर्नमेंट ड्यूज़, जितने भी ये कलेक्शन होती है रेवेन्यू की चोलिस्तान से, उसके बारे में भी इसकी पूरी जो सी है वो जिसे कहें कि इंस्पेक्शन होगी, पूरा ऑडिट होगा। ये उनसे जो है वो मांग लिया गया है, कहा गया है कि इसका रिकॉर्ड जो है ये आप रखें, और उन्होंने कुछ डेट्स जो सी हैं वो अपनी दी हैं इसी महीने की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये MD चोलिस्तान को ऑप्शन दी है कि अगर ये डेट्स जो सी हैं ये उनको सूट नहीं करती या रिकॉर्ड इकट्ठा करने में मसला है, तो वो कोई अपनी डेट्स भी जो सी है वो दे सकते हैं। एक नाजरीन ये सिलसिला सामने आया है। दूसरा, ख़ुद MD चोलिस्तान ने नाजरीन जो है अपने कुछ अफसरान को जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर लेटर्स जारी किए हैं, जिसके बारे में जो उनकी हेडिंग है वो ये है कि मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस,
یہ اپنے سی اوز کو اور تحصیلدار کو جو ہے یہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے. اور اس میں ایک معاملہ ناظرین جو ہم نے بہت زیادہ اٹھایا تھا, اس میں ہم نے بیان کیا تھا, وہ تھا جنگلات کے حوالے سے. محکمہ جنگلات کی بہت شکایت تھی کہ چولستان کے اندر جو ان کی اراضی ہے جو ان کو ابھی حالیہ طور کے اوپر ٹرانسفر کی گئی ہے, وہاں پر قبضے ہوئے ہیں, قبضہ مافیا وہاں سالوں سے بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر انہوں نے اپنی پورے طریقے سے اپنا گھر بار بنایا ہوا ہے, ڈیرے بنائے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جو سی ڈی اے کا موقف تھا وہ کچھ مختلف نظر آ رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے, لیکن جو لال سوارا نیشنل پارک کے جو ہیں آفیسر ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ لیٹر لکھا جا رہا تھا, اور پھر انہوں نے ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی بتائی تھی کہ کیسے انہوں نے موقع پہ جا کے قبضہ خالی کرانے کی کوشش کی, لیکن آگے سے جو ہے ہائی کورٹ کے یا سول کورٹ کے حکم امتناعی پیش کر دیے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ہے جس کے حوالے سے بھی اس لیٹر کے اندر جو ایم ڈی چولستان ہے انہوں نے افسران کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر جتنی بھی جو قبضہ شدہ اراضی ہے, خاص طور پہ جو محکمہ جنگلات کی ہے, نیشنل پارک لال سوارا کی ہے, اس کو ویکیٹ کرایا جائے, اس کا قبضہ لے کے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ محکمہ جنگلات کے ہینڈ اوور کیا جائے. اور ساتھ ہی اس سارے معاملے کے حوالے سے انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ بھی جو ہے وہ مانگ لی ہے افسران سے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے ناظرین چولستان کا یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. اور اس کے بعد ناظرین ہم جو ایک اور چولستان کے حوالے سے ایک اہم ترین بڑا ایک سکینڈل کہہ لیں, کرپشن کا ایک معاملہ وہ ہمارے سامنے آیا ہے ناظرین. اور وہ ناظرین بیسیکلی اینٹی کرپشن میں ایک جو ہے وہ اپلیکنٹ ہے سبحان کنسٹرکشن کمپنی جو ہے یہ اس کے آنر ہے, مالک ہے, انہوں کی جانب سے یہ اینٹی کرپشن میں یہ درخواست دی گئی ہے ناظرین, جس میں بیسیکلی ناظرین یہاں پر چولستان کے اندر کچھ ایسے بھی اراضیاں اور الاٹمنٹس کی جاتی ہیں جو دوسرے ضلعوں کے دوسرے علاقوں کے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو حکومت جو سی ہے متبادل رقبہ جو ہے وہ چولستان کے اندر فراہم کرتی ہے. تو اسی طرح ایک اوکاڑا متاثرین کا ایک بہت پرانا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے, جو ان متاثرین کو یہاں پر اراضی جو سی ہے وہ الاٹ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جب ان کو مل جاتی ہے تو آگے پھر وہ جو مالکان ہوتے ہیں یا جن کے نام الاٹ ہوتی ہے وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ناظرین کو 26 لاٹیں جو سی ہیں وہ اوکاڑا متاثرین کی جو سی ہیں جن کو الاٹ ہوئی, انہوں نے یہ جو سبحان کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں جاوید انور عابد صاحب, ان کو سیل آؤٹ کی. یہ انہوں نے اپنی جو اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اینٹی کرپشن کو, کمشنر کو, دائیں بائیں, یہ اس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو دی گئیں, اور بعد میں پہلے انہوں نے جو ہے اس کو پرچیز کیا, عدالت میں بیان ہوئے, اس کے بعد جو 19 ایکٹ کی کارروائی ہے جس میں ایک مالک جو ہے وہ اپنی زمین کو دوسرے کے نام ٹرانسفر کرتا ہے وہ کی گئی. لیکن بعد میں ناظرین یہ پتہ لگا کہ یہ جو اراضی ہے بیسیکلی یہ اراضی کسی طور کے اوپر جو ہے یہ ملکیت نہیں بنتی سی ڈی اے کی. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ذرائع سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جو لاٹیں لیاقت پور میں ہیں وہ سال 2013 میں منسوخ ہو چکی ہیں, جس کو یہ لوگ آج تک اوکاڑا کینٹ کے لوگوں کے نام قبضہ ظاہر کر رہے تھے, جو کہ بالکل غلط اور سراسر فراڈ ہے. یعنی کہ یہ ناظرین جو بیسیکلی اوکاڑا متاثرین کو جو لاٹیں دی جا رہی تھی وہ لیاقت پور جو ضلع رحیمیہ خان کا جو چولستان کا ایریا ہے وہاں پر دی جا رہی تھی. لیکن یہ اس درخواست میں جو انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے جس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ لاٹیں جو دی جا رہی ہیں اوکاڑا متاثرین کو یہ سال 2013 میں ہی جو ہے یہ منسوخ کر دی گئی تھی, اور یہ جو ہے ان کی ملکیت نہیں تھی یا ان کو اتھارٹی نہیں تھی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ وہ لاٹیں جو ہے وہ اوکاڑا متاثرین کو جو ہے وہ الاٹ کریں یا ان کو منتقل کریں. تو اس میں ناظرین ایک تو یہ بہت بڑا ایشو انہوں نے اٹھایا, دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو انہوں نے جسے کہ کلیم کیا اس اپلیکیشن کے اندر کہ اس حوالے سے ان کی جو الاٹمنٹ ہوئی تھی, جو 26 لاٹیں انہوں نے لی تھی, اس کا جو انتقال ہونا تھا یا جو ان کے نام ٹرانسفر ہونی تھی اس کی مد میں تقریباً
तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत वसूल की गई उनसे पैसे लिए गए। चूँकि बहुत बड़ी ये अलाटमेंट थी, 26 लाटें जो ये बहुत बड़ा रकबा था, तो इसकी जो 19 एक्ट के तहत जो क्लेम कर रहे हैं कि आला अफसरान जो है उसके अंदर शामिल है। नाजरीन, उसके अंदर जो वहाँ का अमला है, रेवेन्यू का अमला है, पटवारी हैं, जो वहाँ के रिकॉर्ड क्लर्क हैं, जो भी इससे मुतल्लिका लोग हैं, उनका जो नाम उन्होंने बाकायदे से मेंशन किया और कहा है कि ये चीज़ जो सी है ये इस तरह हुई है और अब उनकी जो पैसा है वो वापस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो ज़मीन रखना नहीं चाहते। उनके बकौल वो ज़मीन जो उनको अलाट की गई या उन्होंने जो ली अपना उकाड़ा मुतासिर से, वो अराजी ऑलरेडी जो सी है वो एक अदारे को जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी हुई थी और CDA का कोई इस्तेकाक या मालकाना हकूक़ नहीं थे कि वो इसकी अलाटमेंट कर सकते। ये उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने कहा जब ये चीज़ें सामने आई तो उन्होंने अपने पैसे की जो सी है वापस जो सी डिमांड की, जो पैसा लिया गया है अफसरान ने, तो उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको पैसा वापस नहीं किया जा रहा और ये चीज़ें जो सी है ये सामने आ रही हैं। नाजरीन, ये इंतहाई जिसे कहें कि अहम तरीन मामला है और इसमें नाज़रीन हमने जब इस हवाले से MD चुलिस्तान से रब्ता किया, हमने उनसे दरियाफ्त किया इसके हक़ाइक़ के बारे में, तो उन्होंने हमें बताया कि ये मामला ऐसा नहीं है जैसे वो बता रहे हैं। ये जो सी है बोगस अलाटमेंटें हुई थी और ये किसी तौर के ऊपर सही अलाटमेंट्स नहीं थी और ये इनको जो है दबाव में डाला जा रहा है, प्रेशर में लाया जा रहा है। तो ये उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ इसके अंदर दिया। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई सीरियस मामला है नाजरीन, इंतहाई अहम मामला है। हम इसके हवाले से डिमांड करेंगे डायरेक्टर एंटी करप्शन से, DG एंटी करप्शन से कि वो इस मामले की पूरे तरीके से तहकीक करें और इसमें कौन सही है कौन गलत है उसका तयन किया जाए। इसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं एक आखिरी, आपको हम एक अहम तरीन सूरत हाल और एक ख़बर आप बता रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। नाज़रीन के ब्यूरोक्रेसी जितने भी स्केल 17 से 22 तक के अफसरान हैं, फेडरल के या पंजाब के, उनके लिए नाज़रीन जो मेडिकल टेस्ट है वो लाजिम करार दिया गया है। नाज़रीन जी, नाज़रीन ये एक हुकूमत ने एक नया स्टेप उठाया है कि हर साल अब तमाम जितने भी कैटेगरीज़ के अफसरान हैं 17 से 22 तक के, उन सारों का जो है मेडिकल जो है वो होगा। उसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक में 35 साल का रखा गया है तक रखा गया है और दूसरा 35 साल और उससे ऊपर की जो उम्र है उनका रखा गया है। 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं नाज़रीन, और उसमें फिर आगे जो उनकी रिपोर्ट्स है उसकी भी कैटेगरीज A, B, C बनाई गई हैं नाज़रीन। और उसमें जो मकसद है नाज़रीन, 2 अहम मकासद इसमें बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि अफसरान की जो जिस्मानी जो है पोजीशन है, उनकी जो सेहत है उसको मॉनिटर करना है कि कहीं किसी को कोई बड़ा ऐसा इशू सामने ना आ जाए। लाजमी बात है कि अफसरान को बहुत अहम तरीन टास्क दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो उससे पहले ये जांचना ज़रूरी है कि वो मेडिकली फिट हैं या नहीं। और दूसरा जो नाज़रीन सबसे अहम इसका मकसद है वो है मेंटल तौर के ऊपर, ज़हनी तौर के ऊपर अफसरान की पोजीशन को जांचना कि आया ये मेंटल इनका जो लेवल है ये ज़हनी तौर के ऊपर बीमार नहीं है, ये ज़हनी तौर के ऊपर कोई ऐसी पोजीशन में तो नहीं है कि वो इस सीट के अहल नहीं है जिसमें बैठे हुए हैं, या इनको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए कि जिसके हवाले से उनका ज़हनी तौर के ऊपर वो मेयारी नहीं है और वो मेंटल तौर पर इल है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं इसको मॉनिटर करने के लिए बड़ी सख्त पॉलिसी जारी कर दी गई और हदायत की गई है तमाम अफसरान को कि हर साल बाकायदगी के साथ वो जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स अस्पताल होंगे उनका बोर्ड जो है वो उनका मुआयना करेगा, उनकी जो पोजीशन होगी मेडिकली सर्टिफिकेट्स होगा वो हर साल जो है वो अपने टाइम के ऊपर वो आला अथॉरिटीज़ को, कैबिनेट डिवीजन्स को, मुतलका चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाए जाएंगे। तो ये एक और अहम नाज़रीन आपके सामने हमने ये खबर रखी है। ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।